नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे पहली खबर का। लखनऊ में काकोरी एक्शन की 98वीं वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसी आयोजन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का भी शुभारंभ किया है और शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मुख्यमंत्री ने पंच प्रण की शपथ भी दिलाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हम फिर से भारत का विभाजन नहीं होने देंगे और गुलामी की मानसिकता को उखाड़ फेंकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अपनी विरासत को संभाल कर रखेंगे, देश की रक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। आज जब हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75वें सप्ताह की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इस अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन का भारत छोड़ो आंदोलन इस पावन वर्षगांठ पर क्रांति दिवस पर हम सब काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर एकत्र हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण और काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित लखनऊ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की पावन वर्षगांठ है। भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन 1942 में प्रारंभ हुआ था। अन्य अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के लिए आज का दिन भारत के इतिहास में स्मरण किया जाता है। उधर देश भर में आज अगस्त क्रांति दिवस मनाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी ने इस मौके पर सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव भी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने सीएम की जनसंख्या वाली बात पर कहा कि सवाल 15 साल के बच्चों के भविष्य का था, सवाल आबादी का नहीं था, रोजगार देने का था। पर सीएम तो महान है, बेरोजगारी दर बताने लगते हैं। उन्होंने और भी क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। इन लोगों से अगर कोई बात आप पूछोगे, आप इस कोने की बात पूछोगे, उस कोने का जवाब देंगे। जो सदन में है, सवाल यह था कि जो नई पॉलिसी लाई जा रही है और जिस तरीके से पिछले 5-6 साल में और खासकर 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसके भविष्य के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसकी नौकरी के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनका भविष्य बेहतर हो सकता है? यह सवाल था। सवाल आबादी का नहीं था। सवाल यह था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे आप कि नहीं देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री तो महान हैं। उनसे पूछो कि नौकरी रोजगार कहां है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। जाति जनगणना के समर्थन में मायावती अब उतरती हुई नजर आई हैं और मायावती ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना भी साधा है। वहीं केंद्र सरकार को करानी चाहिए जाति जनगणना, वहीं पूरे देश में करानी चाहिए जाति जनगणना। तो इस तरह का बयान देती हुई नजर आई है मायावती अपने ट्वीट के जरिए और उन्होंने ट्वीट करके भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में होनी चाहिए जाति जनगणना और केंद्र सरकार को करानी चाहिए जाति जनगणना, पूरे देश में होनी चाहिए जाति जनगणना। वहीं उन्होंने जाति जनगणना का समर्थन किया है अपने ट्वीट के माध्यम से और ट्वीट करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। तो मायावती का वो ट्वीट जो उन्होंने कहा है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए और राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण मामला है। समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित और शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदार बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी गणना जरूरी है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट, देश में जातीय जनगणना का मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
और समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित और शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदार बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी गणना जरूरी है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे से संबंधित बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां आईआईटी कानपुर की एक विशेष टीम वाराणसी पहुंच चुकी है और आईआईटी कानपुर की टीम वहां पर पहुंचकर एएसआई सर्वे कर रही है। सर्वे में शामिल हुई है आईआईटी कानपुर की टीम और ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे से जुड़ी हुई विशेष खबर ये आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। आईआईटी कानपुर की एक टीम वाराणसी पहुंची हुई है और आईआईटी कानपुर की 2 सदस्यीय टीम पहुंची है वाराणसी। तो सर्वे में शामिल हुई है आईआईटी कानपुर की ये टीम और ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आईआईटी कानपुर की एक टीम वाराणसी पहुंची हुई है और आईआईटी कानपुर की 2 सदस्यीय टीम पहुंची और एएसआई सर्वे वहां पर लगातार चल रहा है। जनता टीवी की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल ने कल आगरा में ताजमहल की सुरक्षा को लेकर एक खबर चलाई थी, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए येलो जोन में प्रवेश करने वाले दोपहिया और कई वाहनों की सघन चेकिंग करते हुए लापरवाहों पर कार्रवाई की है, जिसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए दी। तो जनता टीवी की खबर का यह बड़ा असर होता हुआ, जहां पर ट्विटर हैंडल करके ये जानकारी साझा की गई है कि तमाम वाहनों के सघन चेकिंग को करते हुए नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। तो पुलिस कमिश्नरेट आगरा का ये ट्वीट और जनता टीवी की खबर का बड़ा असर होता हुआ। उधर फर्रुखाबाद में भी जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है और आपको बताना चाहेंगे कि सोमवार को मोहल्ला सलावत खां में झोलाछाप के यहां इलाज के दौरान एक किशोरी की मौत हो गई थी और मृतक के परिजनों ने आरोपी झोलाछाप डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद सीएमओ ने मामले में कार्रवाई करते हुए झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भारी बारिश के बाद उफान पर चल रही राप्ती नदी का जलस्तर अब कम होने लगा है और जानकारी के अनुसार राप्ती नदी अब खतरे के निशान से 170 सेंटीमीटर नीचे चली गई है, जिससे स्थानीय ग्रामीण अब राहत की सांस ले रहे हैं। और इलाके के डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि राप्ती नदी के घटते जलस्तर पर उनकी पैनी नजर बनी हुई है और बाढ़ संबंधित इलाकों में सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। साथ ही बाढ़ जैसे स्थिति से निपटने के लिए भी जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उधर बलिया में भीषण गर्मी के बीच युवा चेतना की एक नेक पहल देखने को मिली और आपको बताना चाहेंगे कि मालदेपुर मोड़ पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने हजारों लोगों के बीच छातों का वितरण किया। इस दौरान रोहित कुमार सिंह ने कहा कि बिना किसी राजनीतिक आकांक्षा के लोगों की सेवा वो कर रहे हैं और परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। और अब बात देवभूमि की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में राज्य में भारी बारिश से उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिवों सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सीएम ने जिले के अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने संबंधित स्थानीय प्रशासन को आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं को बिना देरी हेली सेवाएं प्रदान की जाए। उधर उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है और दरअसल बागेश्वर से भाजपा विधायक चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है।
और बागेश्वर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 17 अगस्त से नामांकन शुरू होगा और 5 सितंबर को वोटिंग की जाएगी। वहीं अब इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। हम जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। 2023 और लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन 17 अगस्त 2023, डेट फॉर स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 18 अगस्त 2023, लास्ट डेट विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 21 अगस्त 2023, डेट ऑफ पोल 5 सितंबर 2023, डेट ऑफ काउंटिंग 8 सितंबर, which election shall be completed 10th September 2023. भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयार है। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली बागेश्वर एक माह पूर्व हमने पहुंचा दी थी। हमारी बूथ की बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकें प्रारंभ हो गई हैं और बहुत जल्द हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि पिछली बार से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजयी होंगे और ऐसा लगता है कि सभी विरोधी दलों की जमानतें जब्त होंगी और हम लोग पुनः बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताएंगे। इस दृष्टि से बहुत जल्द हमारे केंद्रीय नेतृत्व का प्रवास और स्वयं मेरा जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने 2-3 कार्यक्रम इस बीच में वहाँ हुए हैं और आवश्यकता हुई तो हमारे और प्रदेश स्तरीय टोली को भी हम इस चुनाव की दृष्टि से कार्य देंगे और हम प्रचंड बहुमत के साथ बागेश्वर चुनाव को जीतेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रदेश में यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस और कांग्रेस ने 60 दिन की यात्रा करने का मन बनाया है। कांग्रेस जल्द ही प्रदेश में यात्रा निकालेगी और आपको बता दें कि राहुल गांधी भी यात्रा में 10 दिनों के लिए शिरकत करेंगे। यात्रा को लेकर कांग्रेस रोड मैप तैयार कर रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर कांग्रेस भवन में बैठक भी हुई है और राहुल गांधी को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। तो कांग्रेस की एक यात्रा 60 दिनों के लिए प्रदेश में देखने को मिलेगी। प्रदेश में यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस 10 दिनों के लिए। इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे और ये 60 दिनों की यात्रा होगी। कांग्रेस जल्द ही प्रदेश में 60 दिनों के लिए एक यात्रा शुरू करेगी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है और उत्तराखंड में भाजपा मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करेगी। यह अभियान 9 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक जारी रहेगा और इसके लिए शासन प्रशासन से लेकर नगर निगम भी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस अभियान के तहत शहीद वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। देश जो है, देश भावना को जगाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तिरंगा, जो पिछले वर्ष जो हमने घर घर तिरंगा लगाया था, उससे प्रत्येक नागरिक के अंदर जो है अपनी देशभक्ति और देश के प्रति जो है उनका जो प्रेम होना चाहिए, वो उस अभियान में हम सफल हुए थे। ऐसी ये मेरी माटी मेरा देश जो है, इसके लिए जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने हमारे जो शहीद हुए हैं, उन लोगों को सबको जो है इसमें सम्मिलित करके उन लोगों को भी इस अभियान में जोड़कर इस अभियान को जो है सफल कराना। हमारे द्वारा सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर ली गई है। स्पेशली जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और अर्बन डेवलपमेंट, हमारे यहाँ जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो सीडीओ लेवल पे और नगर आयुक्त और नगर पालिका के जो ईओ हैं उन सभी से हमारी मीटिंग हो गई है और क्लियर इंस्ट्रक्शंस भारत सरकार से जो आए हैं वो उनको बता दिए गए हैं। इसके अलावा सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय प्रधानगण, उनके साथ भी हमारी बैठक हो गई थी सैटरडे को और किस तरह से पूरा जो आयोजन है वो होना है उसकी हमने एक ब्रीफिंग दे दी है और हम पूरी तरह से तैयार हैं आगे इस इवेंट को अच्छे से कराने के लिए। उधर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में कई मुद्दों को लेकर पदयात्रा निकालने का प्लान तैयार किया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पिछले 7 सालों से कांग्रेस पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर पदयात्रा ही निकालती रही है, मगर जनता कुछ समझ नहीं पाई। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि हमारे नेता तो यात्रा कर लेंगे और इसकी व्यवस्था बीजेपी के अध्यक्ष करवा दें।
कांग्रेस की बैठक जो मैं समाचार पत्र में पढ़ा हूँ वो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर थी, और मैं शुरू से ही राहुल गांधी को निमंत्रण दे रहा हूँ कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर जरूर आए, राजनीतिक विषयों को छोड़ते हुए आए, एक धार्मिक व्यक्ति बनकर आए और उनका उत्तराखंड में स्वागत होगा। अभी तक जब से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ या जितना मैं समझ पाया हूँ, जब से मैंने होश लिया है, ना तो सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी उत्तराखंड के 4 धामों में कोई नहीं आया। और अच्छा हो पहले उस मिथक को कांग्रेस तोड़े, वरना उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व का सम्मान जनता किस रूप में करेगी। मैं आदरणीय भट्ट जी को याद दिलाना चाहता हूँ, जब केदारनाथ की त्रयोदशी हुई थी और हरीश रावत जी की सरकार में कांग्रेस ने उसको बखूबी सजाने संवारने का काम किया, जिसकी तारीफ उमा भारती ने स्वयं करी जो बीजेपी की है कि इतने रिकॉर्ड टाइम में इतना अच्छा कार्य नहीं हो सकता था। बाबा रामदेव तारीफ करके गए, और उस जब पूरे देश में ये संदेश था कि पहाड़ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, यात्री आने से डर रहे थे, टूरिस्ट आने से डर रहे थे, तब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उन्होंने केदारनाथ की पैदल यात्रा की थी ताकि लोगों तक, दुनिया तक संदेश जा सके कि उत्तराखंड में सब कुछ ठीक है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसको लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और इसको लेकर हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने कहा कि हरिद्वार हर की पौड़ी कॉरिडोर एक बड़ी योजना है, जिसे 3000 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। और आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कॉरिडोर का प्रस्ताव पास किया जा चुका है, जिसे 2027 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। कॉरिडोर में देखिए, ये एक बड़ी परियोजना है, इसमें 3000 करोड़ तक की लागत रहेगी हमारी। इसमें अभी शासन स्तर पे डिस्कशन चल रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली एक स्पेशल पर्पस व्हीकल या उसी के तरीके का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर बनेगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट से वीसी और जिलाधिकारी उसमें मेंबर रहेंगे, और शासन में मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, आवास विकास विभाग के सचिव साहब, वो भी उसमें या तो चेयरमैन रहेंगे या फिर मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। ये जो एक बार आर्किटेक्चर जैसे ही डिसाइड हो जाएगा तो हम टेंडरिंग फेज पे जाएंगे, जिसमें हमें पहले कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ेंगे जो इस प्रोजेक्ट को पूरा मॉनिटर करेंगे, एक हमें ड्राफ्ट बनाकर देंगे, तो उसके बेसिस पे फिर हम कामों की टेंडरिंग करेंगे। इसमें हम लोग का प्लान ये है, अगले कुंभ से पहले जो 2027 में हमारा है निर्धारित, उससे पहले इस योजना को हमें ख़त्म करना है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने बर्बादी के कई निशान छोड़े हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कई सालों बाद इतनी भयंकर बारिश हुई है और नैनीताल जिले में लगातार हो रही भारी बारिश का असर हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में भी सबसे अधिक देखने को मिला है। कल शाम से ही लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कलसिया नाला पूरी तरह से उफान पर आ गया है और कलसिया नाले के आसपास कई मकानों को काफी खतरा बना हुआ है, तो वहीं कई मकान ध्वस्त भी हो गए हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन की ओर से उन लोगों को समय से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था और उनके खाने पीने का इंतजाम भी प्रशासन और पुलिस की ओर से किया गया था। वहीं हल्द्वानी नैनीताल जिले में भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सभी स्कूलों में छुट्टी करने के आदेश जारी कर दिए हैं और आंगनवाड़ी सहित कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी स्कूलों में अब छुट्टी रहेगी। तो इतना था, जो पहले नाला जो था कम से कम भी 15 फीट गहराई में था, आज वो नाला जो है पूरा लेवल हो गया मकानों के, ठीक है ना। और सर शासन प्रशासन यहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा, खाली वोट के लिए आता है, वोट मांगता है बस। कई सारे मकान जो है और कई मकान देखिए आप, सारे मकान यहाँ पे जो है टूट चुके हैं। और पहले मैडम ने जाल डलवाए थे इंदिरा देश ने, वो जाल भी बह गए हैं। और उसके बाद जितने मंत्री ये मेयर फेर जो भी बने हैं, इनने आज तक कोई यहाँ पर काम नहीं किया है। काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों तेंदुए सरेआम घूमते नजर आ रहे हैं और वन विभाग उनका रेस्क्यू करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। वन विभाग लगातार अन्य विभागों के साथ सफाई का भी काम कर रहे हैं और साफ सफाई के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आपको बताना चाहेंगे कि काशीपुर क्षेत्र के आसपास लगभग 10 से ज्यादा तेंदुए होने की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्र में लंबी लंबी झाड़ियां होने की वजह से तेंदुए आसानी से छुप जाते हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा खतरा बना हुआ है। जो काशीपुर क्षेत्र है वहाँ से लगातार आबादी में तेंदुए के आने की सूचना लगातार प्राप्त हो रही है और हमारी टीम दिन रात गश्त करते हुए जहाँ जहाँ से भी सूचना आती है तत्काल मौके पर पहुँच के
गश्त करती है और लोगों के अंदर से जो भय का वातावरण हो गया उसको निकालने का प्रयास करती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो है तेंदुआ वहाँ पर है। एक नहीं, मेरे विचार से तो इतनी जिस तरीके की सूचना है कि वो पूरे क्षेत्र में काशीपुर से लेकर के जसपुर तक लगभग 10 से ज़्यादा तेंदुए हैं वहाँ, लेपर्ड वहाँ पर रह रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते हरिद्वार के पीली पड़ाव में भीषण बारिश से तकरीबन 3000 एकड़ जमीन की सिंचाई करने वाले एक छोटे रजवाहे का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे पानी का बहाव रजवाहे की तरफ बाधित हो गया और लोगों के खेतों में पानी पहुंचना बंद हो गया, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हैं। और जब अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ग्रामीणों ने खुद ही छोटा बांध बना लिया। वही गांव के करीब 40 लोगों ने 7 दिनों की लगातार मेहनत के बाद अपने खेतों की सिंचाई के लिए ये समाधान निकाला। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।